हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज हम विविध प्रश्नमाला 8 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और विविध प्रश्नमाला को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे दो एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 13 की। ये दो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, किसी स्टूडेंट ने पूछे हैं मुझसे, तो पहले इन दो एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद में विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, ये जो 10वां एग्जाम्पल है ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में जब ये एग्जाम्पल आया था तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की थी कि यहाँ पर जो आपको अंतराल अभी दिखाई दे रहा है कि 0 से पाई, विवर्त अंतराल 0 से पाई दे रखा है। बोर्ड एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें अंतराल चेंज कर दिया था, अंतराल था 0 से 2 पाई। अंतराल विवर्त था, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है ये वाली, इसकी जगह पाई नहीं था, यहाँ पर पाई की जगह 2 पाई। तो उससे क्या है कि वर्धमान और आसमान के अंतराल पर फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन वर्धमान और आसमान से संबंधित है। यहाँ पर हमें इस फलन के लिए इस अंतराल के अंदर हमें देखना है कि इस अंतराल का कौन सा भाग है जिसमें फलन वर्धमान होगा और आसमान होगा। तो अभी बोर्ड वाले क्वेश्चन की भी बात करेंगे, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो वर्धमान और आसमान के लिए हमने बात की थी कि इसका अवकलन करना है, तो पहले अपने इसका अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन आएगा cos x प्लस में sin x, और उसके बाद में अपने f डैश x को बराबर करते थे 0 के, ताकि क्रांतिक बिंदुओं के मान आ जाए। तो यहाँ से cos x प्लस में sin x को जब मैं 0 करूँगा तो ये बनेगा cos x बराबर माइनस का sin x, या यूँ कहें कि 1 बराबर माइनस का sin x बटा में cos x, या -1 बराबर में tan x। अब आप ये देख लीजिए कि tan का मान -1 कहाँ पर होता है, तो tan नेगेटिव होता है दूसरे और चौथे चतुर्थांश के अंदर। चौथा चतुर्थांश तो यहाँ पर लेंगे नहीं, क्योंकि अंतराल अपने को 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री तक ही दे रखा है, जो कि पहला और दूसरा जो चतुर्थांश है उसको मिलाकर बना हुआ है। तो दूसरे चतुर्थांश में tan अपने को पता है कि नेगेटिव होता है, तो दूसरे चतुर्थांश के अनुसार अपने x का मान निकाल लेंगे। तो वो 180 माइनस थीटा के हिसाब से आप tan का मान ज्ञात कर सकते, यहाँ x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि x का जो मान है वो आ जाएगा 180 माइनस 45। इसका जो भी पॉजिटिव वैल्यू जो इसकी आएगी +1 के लिए, मतलब tan का मान अगर +1 होता तो वहाँ पर अपने कह सकते हैं कि थीटा का मान 45 डिग्री होता। तो 180 माइनस थीटा से अपने x का मान निकाल लेंगे। तो x का जो मान है वो आएगा 135 डिग्री, या यूँ कहें इसको रेडियन में अगर अपने बात करें तो 3 पाई बटा में 4। तो ये हमारे पास क्रांतिक बिंदु है। अब अपने क्या करेंगे, ये जो अंतराल दिया हुआ है इस अंतराल को इस तरीके से 0 और पाई इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। एक संख्या रेखा पर इस अंतराल को दर्शा देंगे और ये जो क्रांतिक बिंदु है जो कि 135 डिग्री है लगभग, यहाँ बना लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो क्रांतिक बिंदु है वो इस संख्या रेखा को या इस अंतराल के दो हिस्से कर रहा है, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से की बात करें अपने, जो प्रथम जो हमारे पास है 0 से लेकर 3 पाई बटा 4 के बीच वाले मान, तो इस हिस्से के लिए अपने को f डैश x का चिन्ह देखना है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा जो अंतराल रहेगा, मतलब 3 पाई बटा 4 से लेकर पाई के बीच वाले मान, इसके लिए भी अपने f डैश x का चिन्ह देख लेंगे। मतलब ये हमारे पास उप अंतराल हैं। हमें देखना है कि f डैश x का जो निशान है वो माइनस में है या प्लस में है। तो 0 से लेकर 135 डिग्री के बीच में किसी भी एक बिंदु की बात कर लीजिए, आप कोई भी एक बिंदु ले लीजिए 0 से लेकर 135 के बीच में, और उस बिंदु को आप इस अवकलन में रख के देखो। तो 0 से 135 के बीच में मान लो हमने ले लिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को जैसे यहाँ लिखा तो cos 90 डिग्री का मान 0 बन जाएगा, sin 90 डिग्री का मान 1, तो f डैश x का मान आएगा 0 प्लस में 1 मतलब धनात्मक। तो 0 से 3 पाई बटा 4 के बीच में f डैश x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। और अब बात करते हैं हमने दूसरे अंतराल की कि 135 180 के बीच में, तो 135 और 180 के बीच में मान लो हमने बिंदु ले लिया 150 डिग्री, तो अपने को cos 150 डिग्री और sin 150 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा। तो cos 150 का मान निकालना है तो cos 180 माइनस 30 कर देंगे, माइनस का cos 30 बन जाएगा, और माइनस का cos 30 का मतलब माइनस का √3 बटा 2। और sin 150 का मान निकालोगे तो sin 180 माइनस 30, sin 180 माइनस 30 जो दूसरे चतुर्थांश पॉजिटिव है, चेंज होगा नहीं, तो sin 30 बन जाएगा, sin 30 का मान 1 बटा 2। तो कहने का मतलब ये है कि f डैश 150 डिग्री जो है वो बनेगा माइनस का √3 बटा 2 और प्लस का 1 बटा 2, मतलब माइनस का 0.866 और प्लस का 0.5। अपने को पता है इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर जो है नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये 0.8 है माइनस में और वो 0.5 है, तो माइनस में आंसर आने वाला है, तो नेगेटिव।
ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये तो आप खुद भी करके देख सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस अंतराल के अंदर जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं के लिए f डैश x का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव है, और इस अंतराल में जितने भी बिंदु हैं उन सब के लिए f डैश x का जो चिन्ह है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अंतराल में फलन का मान वर्धमान होगा और इस अंतराल में फलन का मान क्या होगा, ह्रासमान होगा। कि इस अंतराल में फलन जो है वो वर्धमान और इस अंतराल में फलन जो है वो ह्रासमान। बुक में क्रांतिक बिंदु निकालने का मेथड जो है वो अलग दे रखा है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये जो हमने मान मतलब tan का मान -1 लिया, ठीक है, आप इस तरीके से कि tan नेगेटिव जो है वो दूसरे चतुर्थांश में और चौथे में है, यहाँ अंतराल दूसरे का दिया हुआ था तो इसलिए अपनों ने यहाँ 180 माइनस थीटा का यूज़ किया। और थीटा कैसे निकाला, इसकी पॉजिटिव वैल्यू के अनुसार कि tan थीटा का मान +1 देख लो कहाँ होता है, तो 45 डिग्री पे होता है, तो थीटा का मान 45 आ जाएगा, तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और बात करते हैं अगर अपने अंतराल यहाँ पर 2 पाई कर दें, तो 2 पाई करने से क्या होगा कि जो क्रांतिक बिंदुओं के मान है वो चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ पर 2 पाई करूँगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 0 से 2 पाई के लिए, मतलब 0 से 360 तक, तो 0 से 360 तक यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब tan का मान माइनस में दूसरे चतुर्थांश में भी है और चौथे में भी है, तो इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश का बिंदु तो ये पहले से ही है। अब चौथे चतुर्थांश के हिसाब से हमारे पास जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 360 माइनस थीटा, मतलब 360 माइनस 45 मतलब 315 डिग्री। तो आपको 315 डिग्री पे एक अंतराल और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि इस क्वेश्चन को 0 से पाई से हमने सोल्व किया। 0 से 2 पाई के लिए मैं अंतराल आपको बना के बता देता हूँ। अगर अपने अंतराल की बात करें 0 से 2 पाई की, तो यहाँ 0, यहाँ 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बटा 4 और 315 डिग्री जो है मतलब लगभग हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, 315 डिग्री। और इसको अगर आप चेंज करना चाहो रेडियन में तो पाई बटा 180 से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अब अपने पास 1, 2 और 3 अंतराल आ चुके हैं। अब अपने को तीनों अंतरालों पर देखना पड़ेगा। इस अंतराल के लिए तो हमने कर ही रखा है कि इस अंतराल में तो फलन का मान पॉजिटिव है। इस अंतराल के अंदर देखिए ये 135 और ये 315 है, तो इसके बीच में 150 डिग्री पे हमने चेक किया था कि 150 डिग्री पे वो नेगेटिव था फलन। तो यहाँ तो फलन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा अपने को। फलन पॉजिटिव वैल्यू देने का मतलब फलन का जो अवकलन है वो पॉजिटिव रहेगा कि यहाँ पर f डैश एक्स पॉजिटिव था, इस अंतराल में नेगेटिव आएगा। और रही बात इसकी, आप इस पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। आप कोई भी एक बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु पे आप चेक करके देख लीजिए। मान लो मैंने 315 और 360 के बीच में 330 लिया बिंदु, 330 डिग्री। ठीक है, 315 डिग्री और 360 के बीच में 330 डिग्री आ जाएगा। तो 330 डिग्री पे अपने को f डैश एक्स का मान देखना है कि क्या आएगा। तो कोस 330 और साइन 330, तो कोस चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो कोस 360 माइनस 30 कोस 30 में चेंज हो जाएगा। और कोस 30 का मान अपने को पता है कि √3/2 और साइन 330 डिग्री का मान -1/2 नेगेटिव होगा और 30 डिग्री के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी तो -1/2। लेकिन ये जो वैल्यू वो 0 से बड़ी रहने वाली है, क्योंकि √3/2 का मान 0.866 है और वो 0.5 माइनस करोगे तो 0 से बड़ी वैल्यू ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर माइनस में आएगा आंसर और यहाँ फिर से पॉजिटिव। तो इस अंतराल में फलन वर्धमान रहेगा, इस अंतराल में फलन आसमान रहेगा और इसमें फिर से फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। तो अब इसके बाद में अपने ये तो हुआ एग्जाम्पल नंबर 10। अपने बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट 30 नंबर एग्जाम्पल की। तो देखिए 13 एग्जाम्पल के अंदर आपको अंतराल दिया हुआ है साम्यवर्त अंतराल 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश, ध्यान देना प्रथम चतुर्थांश, और फलन दे रखा है 4 sin थीटा बटा में 2 + cos थीटा माइनस में थीटा। इस फलन को वर्धमान सिद्ध करना है, मतलब फलन का अवकलन इस दिए हुए अंतराल में 0 से बड़ा दिखाना है। सिर्फ इतना ही काम करना अपने को कि अपने को इसका अवकलन करना है और अपने को ये दिखाना है कि इस अंतराल में फलन का अवकलन 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा दिखाते ही ये सिद्ध हो जाएगा कि फलन कैसा है, वर्धमान है। तो अपने इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, कि इस बार जो फलन है वो थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy/d(θ). तो फलन जो है वो अंश बटा हर के रूप में है, प्रथम भाग इसका जो है, तो अंश बटा हर वाला सूत्र लगाएंगे कि हर का स्क्वायर किया, हर ऐसा कैसा, फिर अंश का अवकलन किया, फिर माइनस अंश ऐसा कैसा और हर का अवकलन किया, तो 0 - sin थीटा।
ठीक है, ये पहला भाग का अवकलन हो गया माइनस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन जब वो कितना हो जाएगा 1, और इसके बटा में 1 लगा देंगे क्योंकि लघुत्तम लेना पड़ेगा आगे अपने को। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर, तो 4 कोस थीटा का अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 कोस थीटा के अंदर गुणा करोगे तो 8 कोस थीटा माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस 4 साइन थीटा का इस माइनस के साइन थीटा से गुणा करें तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये वाला पद मैं लघुत्तम लेकर इसके यहाँ गुणा में लिख ही रहा हूँ, तो 2 प्लस में कोस थीटा की होल स्क्वायर, और इसके पूरे के बटा में जो है ये लघुत्तम वाला जो पद है वो आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर 4 कोस स्क्वायर और 4 साइन स्क्वायर, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर बचेगा जिसका मान सर्वसमीका से 1 बन जाएगा। तो इस पद को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 4, ये लीजिए। और इधर से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको अपने नीचे लिख देते हैं डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर 8 कोस थीटा प्लस में 4 माइनस, तो 2 का स्क्वायर किया 4, बाहर माइनस है तो माइनस का 4, फिर बीच में वो 2ab वाला पद आएगा तो वो भी माइनस में चेंज हो जाएगा 4 कोस थीटा, और इसी तरीके से लास्ट में b स्क्वायर मतलब माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और इसके बटा में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कोस थीटा में से कोस थीटा माइनस कर देंगे 4 कोस थीटा को, तो ये बचेगा प्लस का 4 कोस थीटा, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा बराबर 4 कोस थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रथम इसका अवकलन कर लिया। यहाँ से कोस कॉमन आ रहा है तो कोस को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से जब कोस को कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 4 माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 4 माइनस कोस थीटा, तो ये लो कोस थीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 4 माइनस कोस थीटा। अब अपने को सिर्फ ये करना है कि ये अवकलन 0 से बड़ा है या नहीं है, इतना देखना है। तो देखिए अंतराल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रथम चतुर्थांश। हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होते हैं, मतलब ये जो पहला पद है कोस थीटा ये पॉजिटिव। ठीक है, हर में दे रखा है वर्ग, यहाँ पे पावर लगी हुई है 2। ठीक है, ये वर्ग है, आपको इस सारा लिखना पड़ेगा कि वर्ग दिया हुआ है हर के अंदर, तो वर्ग हम जानते हैं कि सदैव धनात्मक होता है। अब बात करते हैं 4 माइनस कोस थीटा की, कि 4 माइनस कोस थीटा धनात्मक है या नहीं है, इसका कैसे पता लगेगा। तो अपने को पता है कि कोस थीटा का जो मान होता है वो 1 या 1 से छोटा रहता है। कोस थीटा का जो मान है वो 1 या 1 से क्या होता है, छोटा होता है, और न्यूनतम जो मान है इसका वो -1 होता है, कि कोस का मान -1 और +1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो छोटे मान की तो जरूरत ही नहीं है। अपने ये देख लो कि कोस का अधिकतम मान कितना हो सकता है, अपने ये देख लो कि कोस का अधिकतम मान कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोस को माइनस करना है। अगर मैं यहाँ से अधिकतम से भी अधिकतम मतलब बड़े से बड़े मान को अगर मैं माइनस कर दूँ, कि अगर मैं यहाँ पर 1 को भी हटा दूँ कि 4 माइनस 1 करता हूँ, तब भी ये 0 से बड़ा ही रहने वाला है, कि 4 में से कोस को माइनस करना है, 4 में से कोस को माइनस करना है, तो कोस का जो अधिकतम मान है वो खुद 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर अधिकतम मान को भी लिख दूँ तब भी ये पॉजिटिव रहने वाला है, कि 4 माइनस 1 करूँगा तो 3 जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, कि 4 माइनस कोस थीटा जो है ये मान 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कारण क्योंकि कोस का अधिकतम मान 1 होता है, तो 4 माइनस 1 3 जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। और चाहे कोई भी आप -1 से लेकर +1 के बीच का कोई भी यहाँ पे मान लिख के देख लीजिए, ये मान माइनस में कभी नहीं बनेगा। जो 4 माइनस कोस थीटा ना ये हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ये 0 भी नहीं बन सकता, तो 0 से छोटे की तो बात ही नहीं है। तो 4 माइनस कोस थीटा जो है वो धनात्मक रहेगा। इसका कारण ये है कि कोस का जो अधिकतम मान है वो 1 है, इसलिए 4 माइनस कोस थीटा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये मान पॉजिटिव है प्रथम चतुर्थांश के कारण, ये मान पॉजिटिव हुआ क्योंकि कोस का अधिकतम मान कितना 1 है, उसे यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको 4 में से अधिकतम मान को भी माइनस करना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे वर्ग है तो वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला अवकलन है वो 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अगर पहला अवकलन 0 से बड़ा है तो इसका मतलब फलन है वर्धमान है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल थे, इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। और अब अपने बात करते हैं इसके बाद में विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन की। तो विविध प्रश्नमाला का 5वां क्वेश्चन, हम 5वें क्वेश्चन से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। प्रश्न देख लीजिए कि आपको कोई एक वक्र दिया हुआ है √x - √y बराबर √a। ठीक है, ए कांस्टेंट है। इस वक्र के किसी बिंदु पर, हमें वो बिंदु नहीं दे रखा, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको पहले तो ये बिंदु मानना पड़ेगा। बात करते हैं इसके भी कि वक्र के किसी बिंदु पर, वक्र का कोई भी बिंदु हो सकता है, वो वक्र के ऊपर स्थित है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
उस वक्र पर उस बिंदु पर स्पर्शरेखा कोई भी खींच ली, और वो जो स्पर्शरेखा है, अच्छा ये बिंदु एक तरीके से फिर स्पर्श बिंदु बन गया, तो स्पर्श बिंदु और उस पर स्पर्शरेखा बन गई। अब वो जो स्पर्शरेखा है वो OX तथा OY अक्षों को, मतलब X अक्ष और Y अक्ष, ठीक है, OX और OY अक्षों को क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर काटती है। स्पर्शरेखा अक्षों को काट के जाती है कि किसी वक्र के लिए हमने एक स्पर्शरेखा खींची और वो स्पर्शरेखा X अक्ष को भी काटती है और Y अक्ष को भी काटती है। X अक्ष को P बिंदु पर काटती है, Y अक्ष को Q बिंदु पर काटती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि OP प्लस OQ बराबर A। अच्छा, अब ये O क्या चीज़ है, तो O मूल बिंदु है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो तरीका क्या रहेगा। तो स्टार्टिंग करनी है इस क्वेश्चन की यहाँ से, कि यहाँ पर बात आई है कि किसी बिंदु पर, हमें बिंदु के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि अपने बिंदु मान लें। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि माना वक्र √x माइनस √y बराबर √a पर स्थित कोई बिंदु, तो x1, y1, ठीक है। मैंने ये वक्र पे बिंदु मान लिया x1, y1। अगर ये बिंदु इस वक्र पर स्थित है तो इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि √x1 माइनस √y1 बराबर √a, कि x की जगह x1 और y की जगह y1। इसको समीकरण नंबर 2 और वक्र को समीकरण नंबर 1 मान के रखिए। चलिए अब इस बिंदु पे खींचनी है स्पर्शरेखा। तो अगर स्पर्शरेखा की बात आई है तो स्पर्शरेखा के लिए अपने को अवकलन करना पड़ेगा वक्र का। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। समीकरण नंबर 1 x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो √x का अवकलन किया 1/2 √x, फिर 1/2 √y, फिर क्या dy/dx, और कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ से dy/dx का मान निकाल लेते हैं। तो dy/dx का मान आएगा √y/√x, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन है करके देख लेना, √y/√x आ गया। अच्छा, स्पर्शरेखा की समीकरण की बात होगी यहाँ पर, तो उसके लिए हमें प्रवणता चाहिए। तो प्रवणता जो होती है, प्रवणता m होती है dy/dx, और किस बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर। तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर x1, y1 है। तो m का मान आएगा √y1/√x1, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये m का मान है। अब अपने बात करते हैं स्पर्शरेखा के समीकरण की। तो ये लिखेंगे स्पर्शरेखा का समीकरण। तो स्पर्शरेखा के समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1। ये स्पर्शरेखा के समीकरण का सूत्र है। तो इस सूत्र में अपने को m का मान लिखना है, सिर्फ m का मान, ठीक है। y1 और x1 के मान जो है वो y1 और x1 के रूप में ही है। तो ये m का मान अपने यहाँ पर लिखेंगे। तो ये बनेगा y माइनस y1 बराबर में √y1/√x1, और इधर आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है। ये हमने m का मान लिख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन आगे है, वो कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से होगी कि ये जो √x1 है इसका आप इधर गुणा कर दीजिए और इस √y1 का अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक है। √x1 का इधर गुणा करेंगे तो ये बनेगा y√x1 माइनस y1√x1 बराबर x √y1 माइनस x1 फिर √y1, और इन दोनों पदों को उठाकर ले जाओ इस तरफ। तो ये बनेगा x √y1, फिर ये वाला पद उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो y√x1, फिर ये वाला पद उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो y1√x1, और ये माइनस का यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। और इधर कुछ नहीं बचा तो इधर बराबर में 0 आ जाएगा, वो 0 उठा के इधर लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए x√y1 माइनस y√x1, यहाँ से अगर आप चाहो तो कुछ कॉमन वगैरह निकालना तो कॉमन निकाल सकते हो। तो देख लीजिए कि कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है। तो कॉमन आएगा प्लस के अंदर √x1 और √y1। तो √x1 √y1 मैंने कॉमन निकाला तो √x1 बाहर आ गया, y1 में से √y1 बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा y1 माइनस, ठीक है, माइनस का निशान। फिर x1 में से √x1 बाहर निकल जाएगा तो अंदर √x1 रह जाएगा, और y1 बाहर आ चुका है बराबर 0। और इसका मान यहाँ से आ सकता है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है।
तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर माइनस को और मतलब माइनस साथ में कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, इसका मान लिख सकते हैं। इसका मान जो है वो कितना आ जाएगा, रूट ए। तो x रूट y1 माइनस वाई रूट x1, और इस माइनस वाले पद को, ये पद माइनस में, इसको उठा के उधर ही ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो रूट x1 रूट y1, और इसका जो मान है वो यहाँ से आ जाएगा रूट ए। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ये हमारे पास है स्पर्शरेखा का समीकरण, ठीक है, कि इस वक्र के लिए इस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण आ चुका है। अब बात करते हैं अपने आगे। अब ये जो स्पर्शरेखा ये अक्षों को काटती है, कौन कौन से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। यहाँ लिखेंगे यह स्पर्शरेखा अक्षों को काटती है, अक्षों को काटती है। तो जब कोई सरल रेखा अक्षों को काटती है तो जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु से लेकर मूल बिंदु तक वो अंतःखंड बनेगा, ठीक है। तो उसकी बात अब यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स अक्ष की। तो एक्स अक्ष पर, और हम जानते हैं एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई को जीरो कर दो, ये लो, ये वाई है, इसको जीरो कर देंगे। अब जैसे ये जीरो होगा तो हमारे पास बचेगा एक्स रूट y1, हमारे पास बचेगा एक्स रूट y1, और बराबर में ये तो जीरो हो ही गया, बराबर में ये वाला पद एज इट इज आ जाएगा कि रूट x1 रूट y1 रूट a, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप चाहो तो रूट y1 से ये रूट y1 कैंसिल कर दो, करना पड़ेगा कैंसिल, ये तो ये लो, ये कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं इस x की। अब ये x एक्चुअल में है क्या, ये जो x है ये x अक्ष के लिए अंतःखंड का काम करेगा। एग्जाम्पल से समझे इसको, डायग्राम बना लेते हैं इसका, कि मान लीजिए कि ये वक्र था कोई, और ये इस वक्र के लिए स्पर्शरेखा की रचना करी हमने, ठीक है। तो इस बिंदु को नाम दिया P, ये मूल बिंदु, और ये Q, कि ये जो स्पर्शरेखा है वो x अक्ष को P बिंदु पे काट रही है और y अक्ष को Q बिंदु पे काट रही है। तो ये जो OP का जो मान आएगा ये x अक्ष पर आएगा, ठीक है, ये x का मान होगा, ठीक है, x का मान। और ये जो OQ का मान आएगा ये y अक्ष पर आएगा, तो ये y का मान बन जाएगा। तो ये जो x है इसकी जगह लिखना है OP, ठीक है, x की जगह OP लिखना है, और ये बराबर आ गया रूट x1 साथ में रूट a। अब इसी तरीके से अपने को y अक्ष की बात करनी है, तो यहाँ लिख लेंगे y अक्ष पर। तो y अक्ष पर x का मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ इस x को जीरो कर देंगे, तो ये वाला पद बचेगा और ये वाला पद बचेगा। तो इसमें रूट x1 और रूट x1 कट जाएगा। तो y का जो मान है वो माइनस में आएगा, माइनस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको देख के लिख लेना, ठीक है, कि इस x को तो जीरो कर देना, ये बचेगा और ये बचेगा। इसमें रूट x1 से रूट x1 कट जाएगा, तो माइनस y के बराबर आएगा ये वाला पद, तो माइनस में चला जाएगा, ये माइनस का रूट y1 और फिर आ जाएगा रूट a। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार अपने को OP और OQ को जोड़ना था। अपने को क्या करना था, यहाँ पर देखिए OP और OQ का जोड़ करना है, तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 दे दीजिए इसे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 प्लस समीकरण नंबर 5, तो OP प्लस में OQ, y की जगह क्या आ जाएगा, OQ। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको y की जगह क्या लिखना है, OQ लिखना है, ठीक है, y की जगह OQ। तो OP प्लस में OQ बन जाएगा, ठीक है, OP प्लस में OQ। तो OP प्लस में OQ बराबर ये वाला जो पद है कि रूट x1 रूट a माइनस का रूट y1 रूट a, और यहाँ से कॉमन आ रहा है रूट a, तो रूट a को कॉमन निकाल लेंगे। तो रूट a को जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा रूट x1 माइनस का रूट y1, और रूट x1 माइनस रूट y1 का मान समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ये जो मान है वो किसके बराबर है, रूट a के। तो ये बन जाएगा रूट a इंटू में रूट a, और रूट a को रूट a से मल्टीप्लाई करोगे तो a बन जाएगा। तो OP प्लस में OQ ये बराबर आया किसके, a के, ठीक है। अब बात करते हैं हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए विविध का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर में इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको वक्र दिया हुआ है y बराबर cos x प्लस में y, अंतराल दिया हुआ है -2 से +2 सैमवर्त अंतराल है। करना क्या है, स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने हैं। इस वक्र के ऊपर स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने हैं, लेकिन वो जो स्पर्श रेखाएं हैं वो इस रेखा के समांतर होनी चाहिए। आपको इस रेखा के समांतर इस वक्र की स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान चाहिए, m का मान चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए स्पर्श बिंदु। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में वो किस तरीके से ज्ञात करोगे।
तो y बराबर अपने को दिया हुआ है कोस x प्लस में y। आप इसका पहले तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए, तो dy अपॉन में dx, कोस का अवकलन हम जानते हैं माइनस में साइन, और फिर अंदर वाले फलन का अवकलन करोगे तो 1 प्लस में dy अपॉन में आ जाएगा इसके dx, और इसको हल करके अपने को किसका मान निकालना है, dy अपॉन dx का। अच्छा, अब अपने को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, कि जो स्पर्श रेखा है वो उस रेखा के क्या है, समांतर है। और समांतर है तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब यहाँ से जो प्रवणता आएगी वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी, यहाँ से जो प्रवणता आएगी वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी, और वहाँ से जो प्रवणता आएगी वो इस रेखा की होगी, वो इस रेखा की प्रवणता होगी। तो ये वाली प्रवणता इस प्रवणता के बराबर करनी पड़ेगी। कारण ये है क्योंकि यहाँ से जो स्पर्श रेखा निकलेगी वो स्पर्श रेखा उस रेखा के समांतर है, ऐसा हमें दे रखा है कि हम जानते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रवणता को उस प्रवणता के बराबर करना पड़ेगा, तो वहाँ से भी प्रवणता का मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस में 2y बराबर 0 की प्रवणता, तो रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, व्यापक रूप अगर आपको दे रखा हो तो माइनस एक्स का गुणक बटा वाई का गुणक, या फिर इसका अवकलन कर लीजिए तो भी इसकी प्रवणता आ जाएगी। तो सीधे लिख लीजिए कि माइनस एक्स का गुणक बटा वाई का गुणक। ठीक है, इस सूत्र से आप रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, माइनस एक्स का गुणक बटा वाई का गुणक। तो वो जो प्रवणता है वो एक्चुअल में डी वाई अपॉन डी एक्स का काम करेगी। आप यहाँ लिख लेना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1/2, और वो जो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1/2 वो आप यहाँ पर लिखिए। तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस का साइन x प्लस में y और 1 माइनस 1/2। मैंने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह माइनस का 1/2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ जो प्रवणता आने वाली है वही प्रवणता वहाँ आएगी समांतर होने के कारण। चलो, माइनस का 1/2 माइनस का साइन x प्लस में y, ये माइनस तो कैंसिल कर ही देना, और 1 माइनस 1/2 1/2 रह जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1, और ये आ जाएगा साइन x प्लस वाई के बराबर। अब ये देखिए कि साइन x प्लस वाई बराबर 1 है। ठीक है, साइन x प्लस वाई बराबर 1 है। तो अब ये देख लो कि साइन का मान 1 कहाँ होता है, तो साइन का मान 1 होता है 90 डिग्री पर, तो x का मान आया 90 डिग्री। लेकिन एक चीज़ को और ध्यान रखना, अंतराल अपने को -2y से +2y के अकॉर्डिंग है, तो इसी के अनुसार अपने को वैल्यू सारी जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो एक बार तो अपने x प्लस वाई का मान निकाल लिया 90 डिग्री। अब अगर मैं ये x प्लस वाई का मान 90 डिग्री यहाँ लिखता हूँ इस वक्र के अंदर, तो देखिए क्या होगा यहाँ से। ठीक है, मुझे क्या करना है, x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई इसकी जगह 90 लिखना है, तो यहाँ से y बराबर बनेगा कोस 90, तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, सॉरी, y का मान आएगा 0। तो x प्लस वाई का मान तो है 90 डिग्री और y का मान कितना है 0 है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही 0 लिखूँगा, जैसे ही मैं 0 लिखूँगा तो x प्लस में 0 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब x का जो मान है वो कितना आएगा 90 डिग्री। ये जो x और y के मान आए हैं एक्चुअल के अंदर, ये मेरे पास कोई एक स्पर्श बिंदु आ चुका है। ठीक है, स्पर्श बिंदु, ये हमारे पास एक स्पर्श बिंदु आ गया, और इस स्पर्श बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हैं π/2, 0। ठीक है, ये एक स्पर्श बिंदु। अच्छा, क्या इसका कोई और स्पर्श बिंदु भी आ सकता है, तो उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मान 90 डिग्री लिखा, क्या -360 से +360 के बीच में ऐसा कोई एंगल है जिसपे साइन का मान वापस 90 आता हो, क्योंकि y का मान यहाँ पे 0 आ रहा है, तो y का मान 0 आ रहा है, तो x यहाँ पर ये y खत्म ही हो रहा है, तो मतलब ये साइन x है। तो आप एक तरीके से साइन x को देख लीजिए। और अगर अपने इसके ग्राफ की बात करें, इसके ग्राफ की बात करें साइन के, तो वो इसका ग्राफ इस तरीके से चलता है। मतलब यहाँ पर ये 0 डिग्री का मान है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का मान है, मतलब π/2, यहाँ पर पाई आ जाएगा, और इधर कितना आएगा 3π/2, यहाँ पर आ जाएगा 2π। तो 0 से 360 के बीच में साइन का मान जो 1 आया, यहाँ पर साइन का मान जो 1 दिया हुआ है वो 1 ही बार आया, कहाँ पर आया 90 डिग्री के लिए, कि यहाँ पर साइन का मान 1। अब माइनस में भी दिया हुआ माइनस का 2π, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 90। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 180, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 270। तो -270 पर भी मान जो है वो +1 है, कि साइन -270 मतलब माइनस का 3π/2। अगर आपने यहाँ पर दूसरे बिंदु की बात करें कि x प्लस वाई, तो दूसरा जो बिंदु है वो कितना आएगा 3π/2, और वो भी माइनस का, मतलब माइनस का 270। ठीक है, चाहे ये लिख लो चाहे रेडियन में लिख लो, एक ही बात है। तो x प्लस वाई का मान -270 भी हम जरूर लेंगे। तो -270 डिग्री के लिए, -270 डिग्री अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो y का मान फिर से 0 आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x प्लस वाई का मान 90 लेता हूँ तब भी y का मान 0 है,
और अगर मैं x प्लस वाई का मान -270 लूँगा, देखिए -270 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो कोस यहाँ पर पाई का फिर से विषम गुणज बनेगा, 3π/2 पाई का विषम गुणज है, उस पर कोस का मान जो है वो फिर से क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास जो दूसरा स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श बिंदु और आएगा मेरे पास, और वो जो दूसरा स्पर्श बिंदु है वो आएगा -3π/2, 0। तो ये दो स्पर्श बिंदु जो है वो इस अंतराल के अनुसार हम ज्ञात कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद में अपने को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा के समीकरण के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। अब आपके पास प्रवणता का मान भी है और स्पर्श बिंदु भी है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y - y1 = mx - x1। तो y1 और x1 की जगह एक बार इसको यूज़ करेंगे और एक बार इसको यूज़ करेंगे, दो रेखाएं निकलेंगी यहाँ पर, पहले इस बिंदु को ले ज्ञात कर लेना और फिर इस बिंदु को ले ज्ञात कर लेना। और रही बात m की, तो m का मान -1/2 आप यूज़ कर लेना। तो m का मान -1/2 लिखना है और y1 और x1 के मान, एक बार ये x1 और ये y1, फिर अगली बार ये x1 और फिर ये y1, ठीक है। दो समीकरण आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, आगे का काम आप खुद करेंगे। तो देखिए विविध का जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन जब मैंने आपको एक्सरसाइज 8.6 करवाई थी तो उस समय एक क्वेश्चन था 3rd, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा विविध के अंदर। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3rd क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 3rd किया था वो सारा का सारा यहाँ पर फिर से रिपीट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो बात है मैंने आपको बताई थी कि एक अलग से चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, वो ये है कि इस गोले के अंतर्गत जो हमने सबसे बड़ा शंकु बताया था, या जो सबसे बड़े शंकु का जो भी हमने आयतन जो भी लिखा है यहाँ पर, वो आयतन जो है वो गोले के आयतन का 8/27 है। ये चीज़ हमें अलग से यहाँ पर सिद्ध करनी है। विविध जो एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन था, जो एक्सरसाइज 8.6 का जो 3rd क्वेश्चन था, उसमें हमने सिद्ध किया था कि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास का 2/3 है। अगर आपको ध्यान हो कि शंकु की ऊंचाई हमने सिद्ध की थी गोले के व्यास का 2/3, लेकिन यहाँ पर आपको शंकु की ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं सिद्ध करना, आपको सिर्फ इतना काम यहाँ पर करके बताना है कि शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि शंकु का आयतन बराबर आएगा 8/27 और इसके इंटू में आ जाएगा गोले का आयतन। सिर्फ ये काम आपको सिद्ध करके बताना है, लेकिन 3rd क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका डायग्राम हमने कुछ इस तरीके से बनाया था कि ये गोला और इस गोले के अंदर हमने मान लो एक बनाया कोई शंकु, और इस शंकु की हमने त्रिज्या ली थी r, गोले की त्रिज्या हमने ली थी R, फिर हमने इस भाग को x मान लिया था और यहाँ से एक हमने समकोण त्रिभुज की भी रचना की थी, और इसके बाद में ये R ही होगा ये वाला मान भी, ठीक है। ऊंचाई वगैरह जो भी है, ये डायग्राम हमने कुछ इस तरीके का बनाया था इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन के लिए क्या सिद्ध किया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने सिद्ध किया था इस क्वेश्चन के लिए कि जो x का मान है वो कितना है, r/3 है। हमने सिद्ध किया था x का मान r/3, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो अपना 3rd था एक्सरसाइज 8.6 का, वो यहाँ पर आकर एंड हो जाएगा। यहाँ तक आप कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 3rd x का मान निकाल लेना आप। अब x के मान के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h जो है इस डायग्राम के अंदर r प्लस x, तो h का मान आया r+r/3, तो ये आया 4r/3, ये तो आगे ऊंचाई। अब बात करते हैं शंकु की त्रिज्या की। तो शंकु त्रिज्या मतलब स्मॉल r, तो ये आएगा √r² - x² पाइथागोरस थ्योरम से। तो r बराबर √R² - x का मान फिर से ये वाला लिख देंगे r/3, मतलब r²/9। तो इसको हल करूँगा मैं तो r सीधा स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। इस रूट को मैंने हटा दिया तो इधर r के ऊपर स्क्वायर लग जाएगी, पावर 2 लग जाएगी r के ऊपर, और r² में से r²/9 को माइनस करेंगे तो 8 r² क्या आ जाएगा 9। तो ये आ गया अपने पास त्रिज्या का वर्ग। अब बात करते हैं शंकु के आयतन की। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ये शंकु के आयतन का सूत्र है, तो क्या बनेगा ये 1/3 पाई r की स्क्वायर, ये r का स्क्वायर कि 8 r²/9, और फिर इसके गुणा में आ जाएगा h का मान। तो h का मान है 4r/3, तो 4r/3। अब देखिए यहाँ से इस 8 को
साइड में लिखिए, 9 तिया 27 को साइड में लिखिए। अब अंदर देखिए, देखो 8 और ये 27, ठीक है, 8 और 27 बाहर आ गया। अब जो बचा वो देखिए क्या, ये 4 बचा, ये 3 बचा, तो 4/3, फिर ये पाई और आर स्क्वायर और इस आर का गुणा हो जाएगा आर क्यूब। तो ये बन गया 8/27 और 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो इस गोले का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, वो लिख देना आप आगे कि 8/27 और इसके इंटू में आ जाएगा गोले का आयतन। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन जहाँ तक आपने पूरा किया था कि x का मान ज्ञात किया था, वो सारा काम तो आपको करना है कि आपको वो 2/3 वाला काम बीच में नहीं करना, उसके अलावा सारा काम करना है और फिर इसकी बात करनी है आपको। अब अपने बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी, विविध प्रश्नमाला का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या करना है, फिर से एक शंकु दिया हुआ है और बात हुई है महत्तम आयतन की, मतलब शंकु का आयतन अधिकतम दिखाना है और साथ में शीर्ष सिद्ध करना है कि अर्ध शीर्ष कोण, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। और ये सब कब होता है, जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल से है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। दिया हुआ का मतलब कांस्टेंट है कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अचर दिया हुआ है कि अगर अपने क्षेत्रफल को ना बदलें, अगर हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ना बदलें तो उस कंडीशन में शंकु का आयतन जो है वो अगर अधिकतम करना है तो एंगल इतना होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले तुमने लिखेंगे मानना, यहाँ लिखेंगे मानना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से s हमने मान लिया और ये s जो है वो क्या है, अचर है। और यहाँ लिखेंगे s बराबर πr_l प्लस πr²। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, जहाँ जो r है वो शंकु की त्रिज्या, जहाँ r शंकु की त्रिज्या चेंज हो सकती है, ध्यान देना, और l जो है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l जो कि चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर डायग्राम बनाना चाहो तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कि आपने एक शंकु बनाना है यहाँ पर। ठीक है, और इस शंकु के लिए डायग्राम को थोड़ा सही करें। तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनाना अपने को कि एक शंकु बनाया सामान्य सा, लंबवर्तीय शंकु होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द और इसमें जोड़ना है, लंबवर्तीय शंकु बुक में दे रखा है। ये शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की त्रिज्या r h और ये स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई और ये 90 डिग्री का एंगल और ये हो गया अपना अर्ध शीर्ष कोण थीटा। ठीक है, चलिए अपने को अब सिद्ध क्या करना है और क्या दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये लिख लिया। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यदि आयतन अधिकतम है, यदि आयतन अधिकतम है तो अर्ध शीर्ष कोण जिसको हमने थीटा माना है वो बराबर होना चाहिए साइन इनवर्स 1/3 के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। शंकु का आयतन अधिकतम दिखाकर अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल s जो कि अचर, s का मान मैंने लिख दिया। और बात करें शंकु की तिर्यक ऊंचाई की तो वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक अलग से, ये तो सिद्ध करने के अंदर आ जाएगा, एक अलग से आप लिख लेना कि तिर्यक ऊंचाई l हम जानते हैं, वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो रूट में आएगा h² प्लस r²। ये l का मान है, तो l का मान मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो देखिए आगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है बीच में, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि πr_l प्लस में πr²। आप क्या करो, यहाँ से s माइनस πr² के बराबर लिया हो πr_l को, कोई दिक्कत नहीं है, πr² को बड़े इधर लिया है। और फिर ये बना s माइनस πr² बटा में πr बराबर, ये πr जो है वो इसके बटा में आ जाएगा और बचा l, l की जगह लिख दिया रूट h² प्लस r²। ठीक है, अब उस रूट को हटा के इधर स्क्वायर बना दो, तो s माइनस, ये थोड़ी सी बीच में कैलकुलेशन है लेकिन इसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा।
ये स्क्वायर लगाया हमने और इधर आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो इधर से, तो एस की स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और इसके बटा में आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये बराबर चल रहा है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करना, एच स्क्वायर जो है इसको तो इधर ही रखो, आर स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस में। अब लघुत्तम ले लीजिए इसके बटा में 1 लगा के, तो पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर लघुत्तम लिया, इधर आया एस की स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस में पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर एस स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो मेरे पास एच स्क्वायर का मान आ गया यहाँ पर, एच स्क्वायर का मान। तो एच स्क्वायर का मान क्या आया, एस स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर और इसके बटा में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसके बाद में अपने को करना क्या, ये तो चलो h का मान आ गया। अभी अपने को करना है शंकु के आयतन की बात। शंकु का अपने को आयतन ज्ञात करना है और शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और थोड़ी सी और इसमें चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसकी स्क्वायर कर दो 20 की। ठीक है, v की स्क्वायर कर दो, इधर आ जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और h स्क्वायर। अब अपने को h स्क्वायर का यहाँ पे मान लिखना है। देखिए ये सब इसलिए किया है ताकि हमारा जो आयतन वाला जो फलन है वो सारा का सारा r में चेंज हो जाए। आयतन वाला फलन किस में चेंज हो जाए, r में। कि जैसे मैं h स्क्वायर का मान ये लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए s के अलावा यहाँ पर s जो है वो कांस्टेंट है, इसके अलावा r जो है वो बदलने वाली राशि है, मतलब ये r के रूप में सारा का सारा मान ये यहाँ आ जाएगा, तो ये सारा फलन r में चेंज होने वाला है। और v स्क्वायर को आप कुछ भी एक नया नाम दे दो, z नाम दे दो, v स्क्वायर को अपने क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। और फिर लिख देना कि अगर z मैक्सिमम होगा तो v का जो मान है वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो z बराबर आएगा हमारे पास 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और गुणा में h स्क्वायर का मान, तो h स्क्वायर का मान है s स्क्वायर। ठीक है, s स्क्वायर माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर और इसके बटा में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 4 यहाँ पे कम हो जाएगी, आर की पावर 2 रह जाएगी। तो z बराबर 1/9 आर स्क्वायर बच गया ना, यहाँ पे आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर दो, तो s की स्क्वायर आर की स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4। अब ये फलन हमें पहले से काफ़ी छोटा लगने लगा है। अब अपने इसका अवकलन कर सकते हैं और इसका अवकलन करेंगे अपने r के सापेक्ष। तो dz बटा dr, अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की बात हो रही है, तो 1/9 ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, यहाँ पर r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2, ठीक है, r माइनस फिर r की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 8s पाई r क्यूब और फिर इसको अपने इक्वल टू कर देंगे 0। तो dz अपॉन में dr इक्वल टू 0, मतलब ये वाला मान इक्वल टू 0 करना है। अब जैसे ही इस मान को इक्वल टू 0 करूँगा तो ये बराबर जैसे 0 होगा तो ये माइनस वाला मान उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 9 तो वो पहले से ही 0 के गुणा में चला जाएगा, तो उसको तो अब यहाँ से हटा ही देना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2s स्क्वायर r बराबर आ जाएगा 8s पाई r क्यूब। 2 से 8 काट देना, एक r से एक r कट जाएगा, एक s से एक s कट जाएगा। अब बचेगा क्या वो देखिए, तो बचेगा s बराबर 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, s बराबर बचेगा 4 पाई r स्क्वायर। अब अगर आपको ध्यान हो हमने लिखा था s का सूत्र था पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो ये जो s का मान है 4 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखो, तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको उठा के इधर लेकर आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो 3r बराबर एल। या यूँ कहें कि एल बटा या आर बटा एल, कि आर बटा एल जो है वो बराबर आ जाएगा 1/3 के। ठीक है, कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम में थीटा के सामने वाली ये जो भुजा है ये मान हो जाएगा किसका, लंब का। 90 डिग्री के सामने ये जो मान है वो क्या है, कर्ण, और ये मान हमारे पास क्या है, आधार। तो मेरे पास है r बटा एल, मतलब r बटा एल लंब बटा कर्ण। तो ये जो है लंब बटा कर्ण है, मतलब ये बराबर आ जाएगा साइन थीटा के।
तो साइन थीटा बराबर 1/3, तो थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। मतलब अर्धशीर्ष कोण की तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्धशीर्ष कोण तो सिद्ध हो गया। अब अपने को आयतन को महत्तम दिखाना है, तो इसका जो दूसरा अवकलन आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका एक बार और अवकलन करना है। तो इसका जब दूसरा अवकलन करूँगा मैं यहीं से, ठीक है, d² z/dr², तो 1/9 तो पड़ा रहेगा। फिर से 2s² कॉन्स्टेंट, इसका नहीं अवकलन करेंगे, r का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 2s² माइनस r³ का करेंगे तो 3r², तो 24, 8 × 24 s/r²। अब आपको क्या करना है, ये जो s का मान है, आप इस s के मान को यहाँ पे लिख लेना। आप s का मान यहाँ लिखना और यहाँ लिखना, और फिर इसको सोल्व करके देखना। तो ये जो मान है वो 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, आप खुद ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर अगर इसको अभी देखना हो, आपको दिखाई दे रहा होगा πr²। यहाँ से πr² का मान s/4 आएगा। πr² का मान कितना आएगा, s/4। अगर मैं यहाँ पर इस πr² की जगह s/4 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, s/4, तो 4 से ये 24 कट देगा, तो 6s², और इधर है 2s²। तो 2s² में से 6s² को माइनस करूँ तो माइनस का 4s² बचेगा, जो कि नेगेटिव है, साफ ही अपने को पता लग रहा है। तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि z अधिकतम है, क्योंकि दूसरा अवकलन जो z का वो नेगेटिव है। तो z के अधिकतम होने से v अधिकतम हो जाएगा। v मतलब शंकु का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और हमने साथ में बता भी रखा है कि इस कंडीशन में अर्धशीर्ष कोण जो वो कितना है, साइन इनवर्स 1/3 है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ में हमारी 8वीं प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको 8वीं प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी बताइए। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो है वो समाकलन की बात करेंगे, जो कि अवकलन का ही प्रतिलोम है। और समाकलन के लिए आपको अवकलन के जो सूत्र हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, तो तभी इसकी बात करेंगे। थैंक यू।